सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लें। पिछले कल भी मैंने बताया था कि आंखों पर ठंडा पानी छिड़के, तब जाकर के नींद नहीं आती है फिर, और नींद चले जाती है। अच्छा मेथड यही है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पिछले कल हमने बात की थी 2018 के यूपीएससी और एचईएस के क्वेश्चन पेपर की, ज्योग्राफी सेक्शन, और थोड़ा बहुत आज का ज्योग्राफी सेक्शन है। आज 2018 का ज्योग्राफी सेक्शन खत्म हो जाएगा, और आई थिंक 2019 का भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लास्ट में। तो पिछले कल थोड़ी कम स्लाइड थी, आज थोड़ी उससे ज्यादा है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ती रहेगी, और हो सकता है आप लोगों की संख्या घटती जाए, क्योंकि आज तो चलो नए नए आए हैं, फिर से काफी लोग नए नए हैं, और जो पिछले कल थे हो सकता है वो आज नहीं है, थोड़े आज वो कम है। तो इस तरीके से ये संख्या तो घटती बढ़ती रहेगी। इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है जब आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। किस चीज का? यूपीएससी का? किस चीज का? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? एसएससी? हाँ हाँ हाँ, एसएससी के लिए एक कंबाइंड टेस्ट है वहां पर, लेकिन मैं वहां से इंपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसको चेक कीजिएगा ज़रा, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेस्ट हैं एसएससी लेवल के। और वो जैसा फॉर्मेट आप टेक्स्ट बुक का है वैसा ही फॉर्मेट उसका है ना, टेक्स्ट बुक पर आपने अगर टेस्ट दिए होंगे। चलिए ठीक है, जो अभी 17 आ चुके हैं, आई होप कि आप सभी कल से भी होंगे, और जो पिछले कल नहीं थे और आज हैं, कल भी बने रहें। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने ही पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन सिंपल है, आपको कोई एक स्टेटमेंट इसमें से आ जाएगी जो आपने पढ़ रखी है, क्योंकि आपने हो सकता है वन लाइनर पढ़ा होगा, तो उसमें से एक स्टेटमेंट आपको पता है। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट पता है। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, आप अपने साथ एक पेंसिल लेकर के जाएंगे। पेंसिल से जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड लगे, कैचिंग वर्ड लगे कि ये इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है, कहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है। तो वैसे ही आप मान लीजिए यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया कि विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2018 का पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ये सारी स्टेटमेंट है, इनमें से बता दीजिए अब कौन सी ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, आपने नहीं सुना होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या कहा गया है? नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको कैसे करना है, ये वही मेथड है। ठीक है। अब यहां देखिए सिंपली ये चीज कह रहा है, ये कह रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगर आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं इसको, वो एसआई कोर्स में इसका अलग से बनेगा जो मैं पिछले कल बताया था। चलिए लास्ट में इसके बारे में फिर से बताऊंगा मैं कैसे ये प्रोसीड होगा, फिर से इसके बारे में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो, ताकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो कैसे करने हैं यहां से आपको पता लग जाए। पहली स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, समझ आ गई। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA function as the secretariat for the implementation of NPOP। ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, कि सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है।
दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और पहली स्टेटमेंट थी जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन पर कार्य करता है। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाइए कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है आपके पास। आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इन तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट आए। तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको आती है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको नहीं आती है ना? कुछ ना कुछ तो आपको यहां से निकल रहा होगा, बता सकते हैं थोड़ा बहुत। कोई एक स्टेटमेंट बता दीजिए कि आपको आती है। तीसरी तो है, ठीक है। आपने ये पढ़ रखा होगा छोटे एग्जाम के लिए कि कौन सी स्टेट भारत का पहला जैविक राज्य बना। तो आपको पता है कि सिक्किम हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। एक लाइन का क्वेश्चन ये बनता है छोटे एग्जाम के लिए, सिंपली ऐसा ही पूछा जाता है। तो आपने ये कर दिया, आपको ये पता है, यानी कि तीसरा तो ठीक ही है। अब तीसरी स्टेटमेंट यहां पर तो होनी ही चाहिए। यहां पर 1 और 2 है, यानी कि ये तो नहीं होगी। अब यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अब आपके पास कितना हो गए? 33 चांसेस हैं। पहले 25 है क्योंकि 4 ऑप्शन थे आपके पास। अब आपके पास 33% चांसेस है, 33 कि आप कौन सा आंसर अब निकालें, क्योंकि पहला नहीं है। अब जरा पहली स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। पहली स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखो, क्या कहा गया है इसमें। इस स्टेटमेंट सिंपली आपको बोला गया है द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जैविक कृषि और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों का नाता लग रहा है कुछ? लग रहा है कुछ कि भैया ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है और इस रूरल डेवलपमेंट का आपस में आपको रिश्ता नजर ज्यादा नहीं आएगा। इसको आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसके द्वारा ये चलाया जाएगा। तो संभावनाएं कम है, संभावनाएं यहां पर कम है। आप पहली स्टेटमेंट को इस बेस पर यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पहली स्टेटमेंट को। तो अगर आपके पास यहां से पहली स्टेटमेंट निकल गई तो आप अगर ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास पहली स्टेटमेंट निकल गई, यानी कि ये भी नहीं है। बच गए ये दो, केवल 2 और 3, और या तो केवल 3 होगा। तो यहां पर आपके पास 50-50 चांसेस हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपका यहां पर तुक्का काम आएगा कि या तो आप बी को करेंगे या तो आप सी को करेंगे, बी को या तो सी को। यहां पर आप तुक्का अप्लाई कर सकते हैं, आपके चांसेस ज्यादा बनते हैं कि या तो ठीक होगा या तो गलत होगा। यहां पर चांसेस ज्यादा थे क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन हो सकता है ना निकले, इससे हो सकता है ना निकले। सी कह रहे हैं, ठीक है। द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शन एज द सेक्रेटरीट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। चलिए आगे देखते हैं सोल्यूशन इसका। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। ऊपर क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आंसर हैज इंप्लीमेंटेड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी सिंस 2001। कब से लेकर के आगे वाले एग्जाम के लिए बन गया आपके क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है, तो यूपीएससी में ऐसे ही पूछा जाता है। तो 2001 से इसकी शुरुआत हुई, ये नहीं पूछा है अभी तक, पूछा गया था सिर्फ इसके बारे में। तो आपको ये वाला डाटा अब याद रखना है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था। अब क्या क्या इसमें है, फंक्शंस क्या क्या है इसके अंदर, तो ये तो आपको पढ़ने हैं। देन वी हैव एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज इंप्लीमेंटेड एजेंसी ऑफ एनपीओपी। तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एनपीओपी की कार्यान्वयन संस्था है और सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो सेक्रेटरीट यहां पर नहीं कहा गया है, यहां पर क्या कहा गया था? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शन है सेक्रेटरीट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। यहां पर क्या है? इंप्लीमेंटेड एजेंसी है, वो सेक्रेटरीट नहीं है, इंप्लीमेंटेड एजेंसी है। तो आपका आंसर हो गया सी। अब यहां से आपको क्या बनता है, और जब आप जैविक खेती के बारे में पढ़ रहे हैं, जैविक कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए।
जहां पर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें आपको जैविक कृषि के बारे में देखना है कि जैविक कृषि से आपके नोट्स कहां पर है। तो रिसेंटली जो पूछे गए थे 2021 का है ये, व्हाट इज द टोटल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया। 2021 का है ये, 2022 का डाटा देखिएगा। 2022 में टोटल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एरिया भारत का कितना है, यहां पर है 2021 का 2.78 मिलियन हेक्टेयर। एग्जाम में पूछा जाता है विच स्टेट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, तो वो हो गया आपका सिक्किम। हाउ मच फार्मर्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फार्मिंग सेक्टर, तो कितने लोग फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ में विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया, तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो कौन सी स्टेट में बनाए जाते हैं, वो आपका मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं, वहां से आते हैं। विच आर द टॉप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो टॉप कौन कौन से हैं, तो एक्सपोर्ट की जो बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ऑयल सीड्स है उसमें, टी एंड कॉफी है, ड्राई फ्रूट्स है, सेरल्स है, मिलेट्स है, स्पाइसेस, ये सारी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, टॉप एक्सपोर्टेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्जाम में जरूरी। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग ये आपका मेंस के लिए भी बनता है क्वेश्चन, अगर आपको लिखना हो, आपकी मर्जी है, आप लिखते हैं नहीं लिखते हैं वो आपके ऊपर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हो सकता है इसमें ना दिखाई दे हो, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगी वहां से देख लीजिएगा। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्जाम के लिए जरूरी जो आपको मेंस में आएगा। द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन वी हैव गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव में ही वही क्वेश्चन था, अगर आपने इससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया वो पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड आपने वो भी तो पढ़े होंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाए गए थे। तो वही गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव में यहाँ पर आपको दिखेगा नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनपीओएफ इज continuing central sector scheme since 10th 5-year plan. The scheme is continuing in 12th plan. Or Sikkim is an organic state with 75,000 hectares of land under cultivation based on an initiative that started in 2003, जो 2003 में start हुआ था। Okay, Nekram ji of Mandi got Padam Shri in 2022 for organic farming. Very good, Umesh. तो ये आपका हो गया इसी से क्वेश्चंस। देन वी हैव challenges and concern, what needs to be done, and then we have conclusion of the organic farming. ये कहां पर बनेगा, मेंस के लिए क्वेश्चन बनेगा, मेंस के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा था कि इसके लिए आपको धैर्य की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी तक के लिए हमारा दिमाग ये सोचता है कि हमें ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आए और जो हमें आता है वही पूछा जाए, जो आपको नहीं आता है वो पूछा जाता है, और किस तरीके से पूछा जाता है तो पता भी नहीं लगता है फिर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following leaf modification occur in the desert area to inhabit water loss। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्ता परिवर्तन पानी के नुकसान को रोकने के लिए रेगिस्तानी इलाकों में होता है, कौन सा होता है बताओ। इसमें ये पूछ रहा है कि लीफ मॉडिफिकेशन, ऐसी किस तरीके की लीफ मॉडिफिकेशन होती है डेजर्ट एरिया में ताकि वहां पर पत्तियों से जो वाटर लॉस होता है वो कम से कम हो, वो कम से कम हो। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं उनकी होती हैं। पहला कहा गया इसमें हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, देन वी हैव टेनी लीव्स, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, 2 and 3, 2, 3 and 1, 2 and 3। कठोर और मोमी पत्तियां होती हैं, छोटे पत्ते होते हैं, पत्तियों की बजाय कांटे होते हैं। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में, हाथ खड़े करो। ठीक है, अब जितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बता सकते हैं, जितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन सिंपली इतना ही कह रहा है कि डेजर्ट की, यही समझ लीजिए कि डेजर्ट की पत्तियां आखिरकार कैसी होती हैं ताकि उससे जो वाटर लॉस है वो कम हो, क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी होता नहीं है,
तो पत्तियों की विशेषताएं भी वैसी ही होंगी। जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर देखिएगा ब्रॉड पत्ती वाले आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, है ना। जहां पर जैसे ट्रॉपिकल एरिया है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो ब्रॉड लीफ वाले आपको मिलेंगे। जो सदाबहार बन रहते हैं वो आपको ज्यादातर वहां पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर पत्तियों की विशेषताएं आपका कैसी होती है, एक कह रहे हैं। और कोई जवाब देना चाहता हो? हाँ, और कोई जवाब देना चाहता हो? डी। सोचिए, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। शैलजा कपूर 3, शिवानी डी, हेमंत 2 एंड 3, निखिल 1। हाँ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, दिमाग लगाइए। ये पूरा दिमाग लगाने का खेल है, ऐसा मैंने पहले भी आपसे कह रखा है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये चलाना पड़ेगा। सुबह सुबह हो सकता है पहले दिन आदत ना हो, दूसरे दिन भी ना हो, लेकिन लानी पड़ेगी। अभी भी हो सकता है कि आपका दिमाग आपसे ये कह रहा हो कि कौन यहाँ पर लिखे, लेकिन लिखो। एक सी ए, देखो, क्या आप एक कोई एक इसमें से देख सकते हैं कि जो आपको एक आता हो? पत्तियों की बजाय कांटे ज्यादातर आप देखते हैं 3 होता है। तो पत्तियों की बजाय कांटे, यानी कि थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ज्यादातर पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें कांटे होते हैं लगे हुए, ज्यादा कांटे ज्यादातर लगे हुए होते हैं। तो वो आपके मिलते हैं इन इलाकों में। यानी कि तीसरा तो आपका है। अगर आपका तीसरा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, बाकी के हो सकते हैं। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। हार्ड एंड वैक्सी लीव नहीं होती है क्या? बहुत कठोर पत्तियां होती हैं। और वैक्सी, जैसे कि आपका क्या होता है जो चेहरे पे नहीं लगाते हैं, एलोवेरा, है ना। एलोवेरा की तरह पत्तियां नहीं होती हैं, उसमें कांटे लगे हुए होते हैं। इस तरीके की पत्तियां देखी हैं आपने? ये वहां की विशेषताएं हैं। क्या क्या है आपको दिख रहा है? ये पत्तियों के नाम नहीं याद रखने हैं आपने, इसकी विशेषताएं देखी हैं। ये जो पत्तियां हैं इसमें आपको कांटे दिख रहे हैं, इसमें भी आपको कांटे दिख रहे हैं। और ये हार्ड भी होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती हैं ये। और इसमें आपको वैक्स दिखेगा अंदर को जब तोड़ेंगे ना, जैसे कि एलोवेरा होता है, तो एलोवेरा की पत्तियों की तरह इसमें वैक्स भी होता है, कईयों में बाहर भी लगा होता है इस तरीके से, है ना। आपको यहां पर दिख रहा है बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं। तो जब आप ट्रॉपिकल एरियाज में जाएंगे जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पर आपको पत्तियां बड़ी बड़ी मिलेंगी। लेकिन जहां पर बारिश कम होती है, बहुत कम बारिश होती है, वहां पर आपको छोटी छोटी पत्तियां मिलेंगी। अब क्यों मिलेंगी? ताकि वो वाटर का जो अब्सॉर्प्शन है, जो जा रहा है, जो इवेपोरेट हो रहा है, वो कम हो। जब वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी ही कम है ना, कैक्टस। तो इस तरीके की आपने पत्तियां यहां पर देखी होंगी। ऐसे भी आपने देखा होगा वैक्सी लेयर्स कवरिंग फ्लैशी लीव्स टू हेल्प स्टोर वाटर, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर रहे। और आप देखेंगे कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं पानी के लिए पहुंचने के लिए। क्योंकि क्या होगा, कोई पौधे के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि वहां पर पौधा है, तो वो हाथ ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ऐसे ही करेगा ना। आपको एक जगह से बांध दिया है, इस हाथ से बांध दिया है आपको, अब यहां से आप हिल नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर भी हाथ जब प्यास लगेगी तो आप ऐसे ऐसे खींचेंगे उसको कि भैया हाँ हाँ पानी मिलेगा, पानी मिलेगा वहां से। तो जब आप हाथ फैलाएंगे तो इसका मतलब सेम पौधे के द्वारा भी किया जाएगा। तो इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी होती हैं पानी के लिए। प्रिकल्स एंड स्पाइक्स ऑन स्टेम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थर्स्टी एनिमल्स। तो ये आपको यहाँ पर दिखेंगे कांटे कांटे, ताकि ज्यादा जानवर इनको खाते भी नहीं है। फिर roots growing horizontally in the top layers of the soil to collect surface water। जब पानी जहां पर मिलेगा या तो इस तरीके से जाती है वो, या तो वो नीचे को जाएंगे जहां उनको पानी मिले। आपको भी अगर ऊपर पानी मिला ऊपर की ओर जाएंगे खींचेंगे, नीचे पानी मिलेगा नीचे की ओर जाएंगे, सीधे को पानी मिलेगा तो सीधे की तरफ जाएंगे, है ना। जहां पर आपको लगेगा कि पानी है तो उस तरीके से आप हाथ फैलाएंगे, और उसी तरीके से पौधा भी हाथ फैलाएगा। नो लीव्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। यहाँ पर आपको ज्यादा लीव्स नहीं दिखा रही, अगर लीव्स होती हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये सिर्फ समझदारी वाला क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा जानने वाली जरूरत नहीं है। कैसा था ये? समझदारी वाला।
तो आपको समझदार बनना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3, तीनों चीजें होनी चाहिए ना, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टेनी लीव्स, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, देयर आर सम प्लांट दैट ग्रो इन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, स्ट्रक्चर्स एडॉप्शंस आर इंपॉर्टेंट टू प्लांट सर्वाइवल इन द डेजर्ट। तो ये सारी चीजें हैं, कौन कौन से है इसमें देख लीजिएगा, मैंने आपको आंसर बता दिया। 3 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहां देखिए, जो आपको पत्तियों के बारे में बता रहा था, इन पत्तियों में मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, जो बड़ी पत्तियां होती है वहां पर मैक्सिमम वाटर लॉस होता है। और पानी और मिनरल जो है पौधों के लिए किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, बताओ, आंसर बताओ। पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स किसके द्वारा जमीन से पौधों तक पहुंचाया जाता है, जाइलम, फोइलम, फूड। ओके, देन वी हैव, इससे छोटी पत्तियां देखिए, यहां पर वाटर लॉस जो हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन यहां पर वाटर लॉस बहुत ही कम हो रहा है। या यहां पर आप बिल्कुल छोटी पत्तियां रख दीजिए तो वहां पर वाटर लॉस बहुत कम होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया, हाथ खड़े करो, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। 12, हाथ नीचे करो जरा, 12 लोग, बाकी के लोग हाथ खड़े करो। क्लास में कितने हैं, हाथ खड़े करो। 3 लोग सो गए हैं। 3 कौन है, जामिनी, डेंसी, अच्छा मंजू भाल, आपने हाथ खड़े कर दिया, सो गए हैं। जागते रहिए, जागते रहिए, या तो मुझे डंडे की तरह चलते हैं ना रात को, तो जागते रहिए वैसा बोलना पड़ेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, चाय भेजनी, हाँ हाँ, आपने जल्दी काम शुरू कर दिया वैसे, है ना, थोड़ा लेट करते तो ठीक होता, आपने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाउ इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो एनजीटी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से किस तरीके से अलग है, बताइए। एनजीटी से हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, एचएस में पूछा जाएगा या दूसरे कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एनजीटी क्या है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दो चीजें आपको है यहां पर मार्क करनी है, दो चीजें। पहला, आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी क्या है, और दूसरा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दो चीजें पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। थोड़ी सी मुश्किल है, आपको क्या पता कि भैया चलो ठीक है कि एनजीटी को एक्ट के द्वारा बनाया गया, आपको पता है, आपको सिंपली इतना आना था कि एनजीटी को कब बनाया गया। हाँ, एनजीटी वॉज फॉर्म्ड इन 2005, 2005 में एनजीटी का गठन हुआ। बताइए बताइए, एनजीटी कब बना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2005 में तो इसकी कुछ चर्चा ही नहीं थी। 2010, 2010 में। The National Green Tribunal provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. तो यहाँ पर दो चीजें कही गई हैं, दो स्टेटमेंट यहाँ पर हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, और आपको इसमें से अभी तक कोई एक भी पता नहीं है कि एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट वेयरएज सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए था ये वाला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। एनजीटी एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, जबकि सीपीसीबी सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया गया।
एनजीटी पर्यावरणीय न्याय प्रदान करता है और उच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपी धाराओं और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य देश की वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई आप एक पता है आपको, या एक पता आपको ऐसा लगता है कि गलत है? एक भी वैसे निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हैं, कोई एक स्टेटमेंट है जो आपको बिल्कुल सही जैसे लग रही है कि हाँ ये सही लग रही है कि इसका काम तो यही होता होगा? दो ठीक है। सेकंड कह रहे हैं ये ठीक है कि एनजीटी का काम क्या होगा? इन्वायरमेंटल जस्टिस। आपने देखा होगा कि एनजीटी के द्वारा कई कंपनीज पर फाइन चढ़ाया गया कि भाई इस कंपनी पर इतने करोड़ का फाइन चढ़ा दो, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल जो भी लॉज बनाए गए उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको फाइन चढ़ा दिया जाएगा, है ना? ठीक है, बोथ भी कह रहे हैं। तो जब आपको ये कंफर्म है कि दूसरा ठीक है, जब आपको पता है कि दूसरा ठीक है, तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इसका मतलब 50-50 चांसेस फिर से। और यही 50-50 चांसेस हैं जहां पर आपको यूपीएससी क्लियर करना होता है। यूपीएससी ऐसे नहीं हो जाता है क्लियर कि भैया हाँ आपको सारे के सारे करने हैं, नहीं, आपको 50-50 चांसेस से भी हो जाते हैं। तो आपके पास 50% और 50%, या तो दो होगा या तो दोनों होंगे। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है, सीपीसीबी। अगर किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया होता तो इसके पास उतनी पावर थोड़ी ना होती है। खैर, यहाँ पर देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनालिसिस, ये भी आपको देखना है, अपने नोट्स यहाँ से आपको बनाने हैं, क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बहुत रहती है। तो 2010 में बनाया गया, एनजीटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एंड 2010. It has judicial power that allows it exclusively decide civil environmental matters. तो environmental matters की ये बात करता है, उसकी शक्ति इसको दे दी गई है कि आप इसके कंसर्न में, environments के कंसर्न में कोई भी ऐसे जो ऑर्डर है वो जारी कर सकते हैं, किसी पर फाइन वगैरह वो लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, क्रिटिसिज्म क्या है, रिसेंट जजमेंट क्या है इसके ऊपर, नीड फॉर द रिफॉर्म्स, ये कहां पर आएगा? मेंस का। तो थोड़े बहुत नोट्स आपको यहां से बनाने पड़ेंगे, सारा का सारा नहीं लिखना है, शॉर्ट में अपने नोट्स बनाने इसमें से भी। देन वी हैव इसका आंसर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब हो सकता है नेक्स्ट बार स्टेटमेंट ये आ जाए कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अधीन है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Established in 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act, and later entrusted with the functions and responsibility under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. तो यहां पर दो चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पहला वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और दूसरा एयर पोल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो ये एक्ट के द्वारा ही बनाया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्ट, तो किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसकी स्थापना पहले हो चुकी है 1974 में, तब सिर्फ इसका काम था वाटर पोल्यूशन को देखना, लेकिन उसके बाद 1981 में एयर पोल्यूशन को भी देखना। देन दो चीजें हमारे पास, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। It coordinates the activities of the State Pollution Control Board by providing technical assistance and guidance and also resolve dispute amongst them. तो यहां से हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर लिखा था क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आना था 1974 का वाटर प्रिवेंशन एक्ट। यहाँ से और आपको एक और चीज याद रह गई, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर के लिए 1971, और अगर बात आए एयर पोल्यूशन की वो 1981 है ना, 1974 सॉरी, 1974 एंड 1981। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। ओके, एनजीटी 2010, ये पावर्स है इसकी। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 1974। ये वाटर पोल्यूशन, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मुझे देखने दीजिए कौन कौन है क्लासेस में जरा।
Next question we have, which of the following has have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activities? अब यहां पर लॉजिक भी है और साथ ही साथ में आपको सिंपली आपने क्या पढ़ा होगा, क्वेश्चन जो आते हैं यूपीएससी में वहां पर पूछा जाता है कि इस सी से कौन कौन सी कंट्रीज लगती हैं या इस लेक के आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है जो बाउंड्री टच करती हैं बेसिकली। लेकिन यहां पर क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। यहां पर यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने हाल के दिनों में मानवीय गतिविधियों के कारण अत्यधिक सूख गया है? कौन सा ऐसा सी है जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सूख गया है, या कौन सी ऐसी लेक है जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सूख गई है? आराल सी है, ब्लैक सी है, लेक बेकाल है। एक तो आपको इसकी मैपिंग आनी चाहिए, आखिरकार ये मैप में कहां पर है। नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपको रिवीजन की जरूरत है। आरएल सी बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। देन बताइए जरा थोड़ा बहुत। लेक बेकाल आपको होना चाहिए कि लेक बेकाल कहां पर है, द ब्लैक सी कहां पर है, बेकाल इन रशिया आई थिंक। अगर आप लेक बेकाल का देखते हैं ना तो ये आपको बिल्कुल साइबेरिया के साथ में नजर आती है, ठीक है। ये आपको दिख रही है लेक बेकाल, कहां पर है? यहां पर है साथ में ही साइबेरिया, ठंडा क्षेत्र है ना, बर्फ पड़ती है, उसके कारण ये वाली लेक बनी हुई है। देन वी हैव आरआल सी जो आपको इधर दिख रही है, और मैपिंग इसके आगे भी है आई थिंक। और क्या ऊपर था? एंड वी हैव ब्लैक सी, ब्लैक सी इसमें नहीं है शायद, है ना। कहां गया? ओके इसमें नहीं बताया गया है। चलो इसका आंसर देखते हैं पहले। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो क्या था, जो अत्यधिक सूख गया है वो है आपका लेक बेकॉल। यही था ना इसका आंसर। थोड़ा सा मुझे एक मिनट से रुक जाइए। इसका जो आंसर है वो होना चाहिए था 1 and 3। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 1 and 3। आंसर लॉजिकली क्या है, अगर आप देखें जो लेक बेकॉल है और आरएल सी है, लेक बेकॉल और आरएल सी है, ये दोनों आपके बढ़ते हैं यहां पर। और दूसरा जो है ब्लैक सी, ये पड़ता है इधर को, ब्लैक सी। लेकिन ये दोनों आरएल सी और लेक बेकॉल, ज्यादातर हम देखें जो आरएल सी है वो कौन से देशों में आता है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है। यानी कि ये अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग मतलब से अभी डेवलपिंग फेज में है। तो यहां पर क्या होगा, रिसोर्सेज का यूज किया जाएगा, जो यहाँ पर लेक्स हैं या दूसरे हैं उसका यूज किया जाएगा। किस पर्पज से? ऐसा नहीं है कि बिकॉज ऑफ यहाँ पर बर्फ बर्फ नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ये सब चीजों के कारण ये सूख रहे हैं। नहीं, इन्हें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा। हो सकता है इरिगेशन के लिए करना हो सकता है हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए करना हो, तो ये रिसोर्सेज का भी यूज करेंगे। तो वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो चीजें सूख जाएंगी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हाई चली गई है, जो आपका कजाकिस्तान वाला एरिया है ना। तो ये अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आती हैं, ये रिसोर्सेज का भी यूज कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये अभी सूख रहे हैं। एक ये आपका, और दूसरा आपका लेक बेकॉल, ये आप साइबेरिया से कनेक्ट कर सकते हैं। साइबेरिया में क्या है, अब जहां पर बर्फ कम पड़ेगी, बर्फ कम पड़ रही है, इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जहां पर बर्फ अभी कम पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश नीचे कम पड़ेगी, पानी कम आएगा। और सेम यहां पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो पानी है वो कम हो रहा है, वो सूख रहा है यहाँ पर भी।
तो इसका होगा 1 and 3। नेक्स्ट वी हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये है जो क्वेश्चन है, पूछा गया है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ हजार वर्षों में उलट गया है। When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organisms originated, they modified the early atmosphere of the earth. आपको यहां पर दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि जब अर्थ बनी, कब बनी आखिरकार, ये भी पता होना चाहिए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट के रूप में भी कार्य करता है। इसमें लॉ भी लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही हैं तो नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, फिर तो उसमें मत जाइए। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इतना आप समझ लीजिए। ये एक अर्थ है, एक अर्थ है। अब क्या है, क्यों ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? क्योंकि इसके कोर में आयरन है, निकल है, इस तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं और यहां पर वो मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में। और टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा है। और जब ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं यहाँ बीच में, दे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर। अब इस तरीके से मान लीजिए घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं, आयनाइज हो जाते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, आयरन निकल हैं बीच में, आयनाइज हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट यहां पर कर देते हैं इस तरीके से, आयनाइज फॉर्म है। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जनरेट करते हैं। खैर उसको रहने दीजिए। थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। अच्छा, दूसरी रॉन्ग है। चलो देखते हैं इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लगती है, कौन बताएगा? गरिमा, गरिमा आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से, कोई एक बता दीजिए कि जो ठीक है या गलत है, जो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है और ये स्टेटमेंट गलत है, कोई भी। गरिमा बताओ बताओ, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जरा, थोड़ा थोड़ा। नहीं, हेमंत, निखिल, टीम, तीसरी स्टेटमेंट आपको लग रही है? देखिए तीसरी स्टेटमेंट के बारे में भी क्या है कि ऑफिशियली जो कहा गया है वो ठीक है कि व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। वैसे है नहीं, कई बुक्स में लिखा हुआ कि इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया था, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें ये बताया गया है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, सेकंड गलत लग रही है। तो व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर अगो, मैंने आपको बताया था कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था। देयर वॉज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड। 54% का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 54%, और कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। ये कैसा लॉजिक है भैया, लग रहा है आपको कुछ कि O2 तो नहीं है लेकिन O2 है लेकिन CO2 नहीं है 4.5 बिलियन ईयर अगो ना। इस लॉजिक को भी देखिए ना कि O2 है CO2 नहीं है, ऐसा कैसे होगा? तो आपको सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है वो आपको गलत लग रही है कि यहां पर सिंपली ये कहा गया है, तो यहां पर 54% ऑक्सीजन है लेकिन नो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर जो अर्ली गैसेस थी इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, सेकंड स्टेटमेंट गलत। अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। आपके पास ऑप्शन है एक, या तो 1 and 3, या तो पहला सही होगा या तो फिर 1 and 3 ही होगा। चांसेस आपके पास हैं, आप इसमें ले सकते हैं। देखिए ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है 1 and 3, ये वाला 1 and 3 ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया गया है। खैर
अब पहली बात है कि इसका अर्थ मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिक पोल जो है वो अलग होते हैं और मैग्नेटिक पोल जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, किस तरीके से थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं इसके बारे में। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो रिवर्स हुई ही है। खैर, द अर्थ रोटेट्स ऑन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल। हम कहते हैं कि अर्थ घूम रही है, इस तरीके से अर्थ घूम रही है। ठीक है, ये अर्थ है, ये घूम रही है। अर्थ कैसे घूमती है? कौन सी डायरेक्शन में घूमती है भैया? अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन है अभी। एंटी क्लॉकवाइज घूमती है? कैसे? ऐसे? हम्म ऐसे घूमती है अर्थ? ऐसे घूमती है? तो अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, कैसे घूम रही है? वेस्ट से घूम रही है ईस्ट की तरफ, वेस्ट से घूम रही है ईस्ट की तरफ। अब यहां पर हम चलते हैं, ये जापान है यहाँ पर। अब घूम रही है ऐसे ऐसे ऐसे, अर्थ घूम रही है ऐसे, है ना, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। तो ये कह रहा है कि इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। तो ये ठीक तो कह रहा है कि अर्थ जो है एक नॉर्थ पोल होगा, उसका ज्योग्राफिकल साउथ पोल होगा। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिकल साउथ पोल है। लेकिन अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहां पर है मैग्नेटिक साउथ पोल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर लिखा गया है, साउथ आना था यहां पर। ये जो है मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। कहने का मतलब है ये उल्टा होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, तो अगर आपको कहना हो मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। मैग्नेटिक साउथ पोल है क्योंकि जब आप मैग्नेट को लेते हैं तो वो क्या बताता है? नॉर्थ डायरेक्शन बताता है ना, नॉर्थ की डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर यहां मान लीजिए नॉर्थ होता, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं? सेम पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं या रिपेल करते हैं? सेम क्या होता है? रिपेल करते हैं। ठीक है, सेम जो है वो रिपेल करते हैं और ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए यहां पर नॉर्थ है तो जब यहां पर साउथ दिख रहा है, आपको साउथ दिख रहा है, तो नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप बार मैग्नेट लेंगे तो वो कैसा दिखाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। तो इसी अलग अलग तरीके से जब आप बार मैग्नेट यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो यहां से पता लगता है कि ये जो है अर्थ की मैग्नेटिक लाइन कुछ ऐसी जा रही है। और ये प्रोटेक्शन किससे करती हैं? ये मैग्नेटिक लाइन जो है प्रोटेक्शन किससे करती हैं? जो सन से रेज आ रही हैं, कुछ ऐसी रेज आ रही है जो हानिकारक है हमारे लिए, तो हमारी प्रोटेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा की जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा की जाती है जब वहां से सनरेज आ रही है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, द अर्थ एक्ट एज वन big magnet. The earth consists of a solid iron ore. Surrounding the iron core is an ocean of hot liquid metals. The liquid metal that flows in earth core creates electrical current, which in turn create our magnetic field. ठीक है, मैंने ये कहा, सिंपली यही कहा कि इसके अंदर आप समझ लीजिए क्या है, मोल्टन फॉर्म में आयरन है। तो ये ऐसे घूम रही है, ऐसी इतनी तेजी से घूम रही है, तेजी से घूम रही है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा। हमने कहां पर पढ़ा था? फिजिक्स में, कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती हैं? तो हो सकती हैं। द magnetic north pole, also known as north dip pole, is a point on the Ellesmere Island in northern Canada where the northern lines of attraction enter the earth.
ये यहाँ से बता रहा है कहाँ से एंटर होती है नीचे को, ऐसे तो नहीं होती है, लेकिन इस तरीके से ही आप समझ लीजिए। दिस मीन्स अ कंपास नीडल पॉइंट टू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल विच इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ये दोनों अलग अलग हैं, और साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया है कि भैया जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चेंज आता रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसके बीच में आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है ना, इसके बीच में आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है। एंगल जो है ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिवर्स हो जाएगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रिवर्स हो जाएंगी तो इससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है अर्थ पर भी। जो हमारे सैटेलाइट्स है वो काम करना बंद कर जाते हैं। तो अभी तो नहीं होगा, ये चेंजेस आते हैं 2-3 लाख साल के बाद, यहीं पर लिखा होगा कहीं पर। हाँ, over the last 20 million years magnetic north and south pole have flipped roughly every 2 lakh to 3 lakh years। 2 से 3 लाख के साल के बाद ये फ्लिप हो जाते हैं। तो हाँ, कहने का मतलब यह है कि पहली स्टेटमेंट ठीक है। द लास्ट ऑफ दीज मेजर रिवर्सल अकर्ड अबाउट 7,80,000 years ago। Between 4.5 and 2.5 years million year, the earliest secondary atmosphere contained carbon dioxide, methane, water vapor, carbon monoxide, a little nitrogen and hydrogen. So carbon dioxide is present. Hence, the statement 2 is wrong. तीसरी के बारे में मैंने बता दिया आपको। Then we have next question. Which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in riverbeds? निम्नलिखित में से कौन से नदी के तल में भारी रेत खनन के संभावित परिणाम हैं? जब आप क्या करेंगे, आपने न्यूज में हर बार सुना ही होगा, यहाँ पर क्या आ रहे हैं, सैंड माइनिंग के माफिया सुना होगा आपने, सैंड माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, है ना। थोड़ी देर में करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस वाला कुछ नहीं है, कौन से वाला, कैसे वाला, कौन सा पोर्शन बोल रहे हैं, हाँ उतने बाकी की ये क्वेश्चन देखिए जरा, कि सैंड माइनिंग करने से संभावित जो लक्षण है नदी में क्या क्या हो सकता है। क्या वहां पर सेलिनिटी, जो लवणता है पानी की, वो बढ़ सकती है। सेलिनिटी का मतलब ये है कि पानी में जो नमक की, सॉल्ट की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल पानी है, उसका पोल्यूशन होता है। लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, जल स्तर में कमी हो जाती है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है जब सैंड माइनिंग होती है। यहाँ पर पूरा समझा दो, ठीक है। चलो इसको लास्ट में करते हैं फिर, है ना, याद दिला देना मुझे, पहले ये वाला कर दो। बताओ 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 कि जब हम हैवी सैंड माइनिंग करेंगे रिवर बेड्स में, भारी रेत खनन करेंगे, तो उससे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। दो होगा। तो अगर दो होगा, इसका मतलब ये है, अगर दो होगा तो इसका मतलब पहला नहीं होगा और ये नहीं होगा, बच गया आपके पास ये दो। कितने लोगों को लगता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारा यूपीएससी का हो जाएगा? हाथ खड़े करो। एक को भी नहीं लगता है? वेरी गुड। सुबह सुबह इतनी पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए आप लोगों को, खुद को भी, है ना, ताकि पूरा दिन अच्छा जाए आपका। जितनी पॉजिटिविटी रखनी है रखो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, पता नहीं कैसे लोग हैं। आप कुछ कर सकते हैं, इसका आपको विश्वास ही नहीं है कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। पेपर ऐसा ही तो आता है, ऐसा ही आता है, यही आपके क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही आपको करने हैं। जब तक आपको ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो आप क्या कर पाएंगे फिर। अपने ऊपर विश्वास रखिए थोड़ा कि आप कर सकते हैं, और मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा, ताकि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। कहो कि मैं ही तो हूं, मैं ही, मेरे अंदर ही शक्तियां हैं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही कर सकती हूँ, बाकी के लोग नहीं कर सकते हैं। सारे लोगों के हाथ खड़े हो जाने चाहिए थे, ये कभी नहीं हो रहा है। चलो बताओ।
कुछ लॉजिक लगा लो कि आपको लगता है कि जब आप उसमें से सैंड माइनिंग करेंगे, क्योंकि माइनिंग का हमेशा ही नेगेटिव होगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, शब्द को ध्यान से देखिए, शब्द लिखा हुआ है हैवी सैंड माइनिंग। तो हैवी सैंड माइनिंग जो है रिवर बेड में जब आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अच्छी नहीं होगी, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उसके आपको बुरे ही रिजल्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बुरे रिजल्ट ही मिलेंगे। तो जब बुरे ही रिजल्ट मिलेंगे तो यहां पर भी जब आपको बुरे ही रिजल्ट सारे के सारे दिए, अच्छा रिजल्ट कोई नहीं है, तो इसका मतलब आपके आंसर ये सारे हैं आपके। इतना लॉजिक तो लगा सकते हैं ना कि जब हैवी सैंड माइनिंग होगी, जो कि बहुत गलत काम होता है। सैंड माफिया के बारे में आपने सुना होगा। क्या सैंड माइनिंग बहुत कंपलसरी है? यानी कि वो ठीक है वो एनवायरमेंट के लिए, या वो जो वाटर लेवल है उसके लिए ठीक है वो? तो वो सबके लिए गलत है। चाहे वो आपका डिक्रीज सैलिनिटी इन वाटर हो, कि नदी में लवणता की कमी होती है, भूजल का पोल्यूशन हो रहा है, जल स्तर में कमी हो रही है। Heavy sand mining in river beds increase the velocity of the flowing water, thereby eventually erode the river banks. Sand aquifers helps. ये आया था, I think. Aquifers help in recharging the water table. Its progressive depletion in the water river is accompanied by the lowering of the water table in the nearby areas as the turbidity increase at the mining sites. Saline water intrusion takes along the coastal aquifers, thereby polluting the groundwater. यहाँ भी हो रहा है. And it also leads to imminent danger of the saline water ingress into the fresh water. Hence, अच्छा, यहाँ क्या था? डिक्रीज था, अब मुझे इंक्रीज लगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं होगा मतलब से, जब आप उससे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ यहाँ पर मुझे लगा इंक्रीज थे यहाँ पे। तो डिक्रीज सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द रिवर, यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज होता तो ये ठीक होती, क्योंकि सैंड माइनिंग से क्या होगा? वाटर की सैलिनिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा इंक्रीज है वहां पर लिखा हुआ। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल्स के कुछ कथन यहां पर दिए गए हैं, देखिए जरा इनमें से कौन ठीक है। पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, पहला है हाई भी लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर भी लिखा हुआ है, द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कि अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट हाई हो गया तो उसमें वाटर कैपेसिटी जो है वो उसकी कम हो जाएगी। पहली लाइन, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की उच्च सामग्री काफी हद तक इसकी जल धारण क्षमता को कम करती है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। अब ये आपको पता होना चाहिए, एक होती है नाइट्रोजन साइकिल, वी हैव सल्फर साइकिल, वी हैव कार्बन साइकिल, तो ये अलग अलग हैं, ये तो पढ़नी ही पड़ेंगी। Irrigation over a period of time can contribute to the salinization of some agricultural lands. Irrigation over a period of time, लॉजिक लगाइए कि जब आप किसी क्षेत्र का इरिगेशन कर रहे हैं, आप पानी वहां पर फिर बार बार डाल रहे हैं, तो वहां की सेलिनेशन पर फर्क पड़ेगा, यहां पर नहीं पड़ेगा। लवणीकरण में योगदान कर सकती है या नहीं कर सकती है समय समय पर आप जब सिंचाई करते हैं। तो इसमें देखिए कि आंसर क्या बन सकता है आपका। कोई एक स्टेटमेंट आपको ठीक लगती हो, एक स्टेटमेंट कौन सी आपको ठीक लग रही है? 1 2 3 में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तीसरी वाली। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट अगर आपको ठीक लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। बच गए आपके पास 3 ओनली, 1 और 3, 1 2 3। तीसरी स्टेटमेंट आप ठीक कह रहे हैं। फिर है आपका हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक मैटर की जब किसी में ज्यादा हो जाता है, हाई कंटेंट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो भी कम हो जाती है? और दूसरी स्टेटमेंट हो सकता है आपको ना पता हो, दूसरी स्टेटमेंट ना पता हो। क्या पहली में ऐसा हो सकता है? देखो जरा, देखो, कुछ सोचो इसके बारे में। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं।
नहीं। चलो ये तो आपकी सल्फर साइकिल हो गई। तो सल्फर साइकिल कुछ इस तरीके से चल रही है। अब यहां पर कहा गया था कि सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है कि सॉइल में ही तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये जो ऑर्गेनिक मैटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऑर्गेनिक सल्फर है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उससे फिर आपके फॉसिल बन रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन रहे हैं। यही फॉसिल फ्यूल्स कहां पर यूज होते हैं? फिर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जब वो यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं ना, तो फॉसिल फ्यूल्स आसमान में जाएंगे, बारिश करेंगे, सल्फर ऑक्साइड्स बन जाएंगे इन द एटमॉस्फेयर, उससे बारिश हो गई, एसिड रेन हो जाती है ना, एसिड रेन हो जाती है, उससे वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाती है, साथ ही साथ में सल्फर भी जा रहा है, फिर जा करके वो उसके सेडिमेंट डिकम्पोज हो जाएंगे नीचे, फिर वो सल्फर साइकिल वैसे ही बन जाएगी, उससे फॉसिल और फॉसिल फ्यूल्स बन जाएंगे। तो इसकी एक साइकिल है। और वैसे ही ऑर्गेनिक मैटर सल्फर सल्फेट बन रहा है, उसका यूज किसके द्वारा किया जाएगा? प्लांट्स के द्वारा किया जाएगा, एनिमल्स के द्वारा किया जाएगा। पहले सल्फर का यूज प्लांट के द्वारा किया जाएगा, प्लांट से एनिमल के द्वारा किया जाएगा, फिर एनिमल वेस्ट आएगा। तो एनिमल वेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक सल्फर हो गया, वो डिकम्पोज होगा, फॉसिल बनेगा, फॉसिल फ्यूल्स बनेगा। तो ये आपकी सल्फर साइकिल होगी। इसी तरीके से अलग अलग साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, उनके बारे में भी देखना है। ठीक है, इसके बात करें तो सॉइल जो है तो वो तो सल्फर साइकिल में हेल्प करता ही है, यहीं से आपको पता लग गया। तो ये दिमाग में तो आपको बैठ ही गया है अब कि दूसरी जो स्टेटमेंट है वो तो ठीक है ही। तो जब दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली आपने गलत, ये पहले गलत किया था ये। अच्छा, इसे तीसरी नहीं है, तब ये ठीक था, है ना। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। जब दूसरी स्टेटमेंट ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया? Soil salinity is usually defined as the measure of the soil salt present in the soil. The condition is described as the term salinization. ये तो बता दिया मैंने। उसके लिए यूज किया जाता है कंडक्टिविटी मीटर, उसको मापने के लिए। यह क्या था? सल्फर नॉट नॉट बोला है। अच्छा ठीक है, तो सॉइल डज नॉट है, डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। तो सल्फर जो है वो साइकिल हेल्प करता है, ठीक है। तो दूसरा तो नहीं होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी नहीं होगा, तो आपके पास ये भी नहीं होगा। ये दो आपके पास अब बच गए हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आपके पास 3 है, या तो आपके पास 1 एंड 3 है, क्योंकि दूसरी तो नहीं होगी। जब दूसरी नहीं होगी तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 3 ओनली, या तो 1 एंड 3 बी होगा। चलो देखते हैं जरा। आप कह रहे हैं कि 1 नहीं होगा। Soil water holding capacity is the amount of water that a soil can hold for a crop. Soil texture and organic matter are the key components that determine soil water holding capacity. तो मृदा जलधारण, मृदा बनावट और कार्बनिक पदार्थ प्रमुख घटक है जो मृदा की धारण की क्षमता को निर्धारण करते हैं। तो ये तो निर्धारण करते हैं, इसका मतलब ये तो ठीक ही आपकी स्टेटमेंट पहली। जब पहली स्टेटमेंट ठीक है, और सल्फर इज वन ऑफ द 3 न्यूट्रिएंट्स दैट आर साइकिल बिटवीन द सॉइल, प्लांट मैटर एंड एटमॉस्फेयर। दूसरी स्टेटमेंट गलत है वहां पर। एंड सॉइल सैलिनिटी के बारे में बताया था, इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स एज डिपॉजिट ऑफ सैल्ट बिल्ड ओवर इन द सॉइल एंड दैट कैन कॉज हार्म क्रॉप्स। ये तो आपका सल्फर का यूज हो गया, किस किस क्या क्या रोल होता है उसका और भी। इसके अलावा जब आप इरिगेशन करेंगे, समय समय पर इरिगेशन करते रहेंगे, ज्यादा इरिगेशन करेंगे तो लवण, जो लवणीय पदार्थ हैं, जो सैलिनिटी है उस लैंड की, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी फिर आ रहा है, फिर आप पानी डाल रहे हैं, पानी इवेपोरेट होगा लेकिन वो नमक वहीं पर रहेगा, तो सैलिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट वी हैव एचएस का क्वेश्चन। तो एचएस का भी देख लेते हैं जरा कि द टर्म आउटवाश प्लेन्स इज एसोसिएटेड विद। तो हिमानी धौत मैदान शब्द का संबंध किससे है? 2018 का क्वेश्चन,
डायरेक्टली पूछा गया था 2018 में, ज्यादातर डायरेक्टली पूछे गए हैं एचएस में, एचएस में डायरेक्टली पूछे गए हैं। बताइए जरा, आउटब्लास्ट प्लान क्या बोला गया है, आउटब्लास्ट प्लेन्स वो किससे रिलेटेड है? ए ए ए, ठीक है, तो इसका आंसर है ए, ग्लेशियर्स। तो किससे संबंध है? हिमनद से संबंध है, ना रिवर बेड, ना सी वेव्स, ना विंड एक्शन, आंसर इज ग्लेशियर्स। तो इस तरीके से ये वाला जो एरिया होता है ये आपका ग्लेशियर है। अब आपको क्या देखना है? ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? हो सकता है आपको आ जाए कि ड्रमलिन इज एसोसिएटेड विद, अरीट इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपको दिख रहा है आउटबास्ट प्लेन्स। तो ये वाला जो आगे वाला जो पोर्शन है जो इसके द्वारा बनाया गया था इसे कहते हैं आउटबास्ट प्लेन्स। तो ये किससे रिलेटेड है? ग्लेशियर से। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वाज गिवन बाय, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2018 में, अगर नहीं भी आता तो इसको आप स्किप कर सकते थे उस वक्त। अपर्दन की सामान्य चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिसका ज्योग्राफी मेजर होगा, हो सकता है उसे पता हो, बाकी वो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें हो सकती है। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से था, डिफिकल्ट वन, ठीक है। डी, अच्छा, तो इसका आंसर है डेविस WM इज नोन एज द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, gave a cycle of erosion using running water as its agent। तो इन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दी, इन्होंने कहा कि रनिंग वाटर जो है वो एज ए इसका एजेंट है। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, तो इनके द्वारा ही दिया कि बाकी पढ़ने की जरूरत इसमें है नहीं। देन वी हैव HS 2018, फिर से द टर्म रिया स्टैंड्स फॉर, रिया किस चीज से रिलेटेड है? फिर से यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन था वैसे, अगर देखा जाए तो एक रिया है, एक आपको फॉयर्ड ये भी दिख रहा है, कोस्ट दिख रहा है, और रियो कोस्ट भी दिख रहा है। तो रियो क्या है? अ सबमर्ज्ड रिवर वैली, अ सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैली, एन एमर्ज्ड रिवर वैली, एन एमर्ज्ड ग्लेशियल वैली। तो रिया क्या है? सबमर्ज्ड रिवर वैली। तो ये आपका आंसर हो गया ये, सबमर्ज्ड रिवर वैली। यहीं पर आपको दिख रहा है रिया को, शोर लाइन वैलीज इरोडेड बाय रिवर्स आर सबमर्ज्ड, हैव मैनी ऑफलाइन शोर्स, ठीक है जी। तो इससे ये आंसर आ गया। अगर अगली बार ये क्वेश्चन आ गया जो इससे रिलेटेड है, और फायोड कोस्ट क्या होते हैं? दे आर क्रिएटेड बाय ग्लेशियर, सबमर्ज्ड ग्लेशियल वैली अगर बात आए तो आएगा ये, लेकिन यहां पर पूछा गया था सबमर्ज्ड रिवर वैली, ग्लेशियल वैली नहीं पूछा गया है, रिवर वैली पूछा गया है। A ria coast is a combination of parallel rias on the coast of the landmass. Portuguese word ria means river. At the same time, the Spanish word ria means coast. तो एक जगह रिया का मतलब ही दो है। रिया का मतलब अगर हम पोर्तुगीज में देखें तो मतलब रिवर होता है, और स्पेनिश में देखें तो इसका वर्ड कोस्टल एरिया होता है। ओके, देन वी हैव इरोजन। अच्छा, यहां पर इरोजन था कुछ, अच्छा ये नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है, इसी से मैंने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन दिया था। इरोजन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है। कैसे कैसे? अब्रेजन होगा, एट्रीशन होगा, और डिफ्लेशन होगा। यहाँ क्वेश्चन था डिफ्लेशन से संबंधित, यहाँ पर क्वेश्चन था कुछ रखा नहीं शायद, कि डिफ्लेशन इनमें से कौन सा, सॉरी डिफ्लेशन किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डाला मैंने कि डिफ्लेशन इज रिलेटेड टू, और उसमें आई थिंक ऑप्शन ये थे विंड एक्शन है, ग्लेशियल एक्शन है, अलग अलग उसमें बताया गया था। तो विंड एक्शन से रिलेटेड है डिफ्लेशन, क्योंकि ये 3 तरीका होता है, अब्रेजन, एट्रिशन और डिफ्लेशन। अब पहला है आपके पास अब्रेजन। अब्रेजन क्या होता है? इस तरीके से विंड आ रही है और अपने साथ सैंड पार्टिकल भी ला रही है, कुछ ला रही है, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो इरोड हो जाएगा। एक समय में हो सकता है ये पत्थर ऐसा हो जाए, यहां तक हो जाए, क्योंकि इस ये वाला एरिया इरोड हो जाएगा धीरे 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 धीरे, समय रहते साथ साथ में ये इरोड होता रहेगा, तो उसे कहते हैं अब्रेजन। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये वाला जो एरिया है वो विंड इरोजन के द्वारा बनाया गया, विंड अब्रेजन के द्वारा बनाया गया है। विंड कैरिंग सैंड ब्लास्ट अगेंस्ट दीज रॉक्स कॉजिंग देम टू बिकम राउंडेड। तो ये कैसे बन जाएंगे? जहां से हवा आ रही है उस तरीके से राउंडेड हो जाएंगे। यहाँ से हवा चली हुई है, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पत्थर बज रहे हैं, बज रहे हैं, बज रहे हैं, तो क्या होगा? राउंडेड शेप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हवा चली हुई थी।
तो वो एब्रेजन हो गया। एट्रिशन क्या होता है? व्हेन द विंड बॉर्न मटेरियल स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर दे आर रिड्यूस्ड इन स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि जब आपस में ही टकरा गए हो, एक पत्थर इधर से एक पत्थर इधर से, हवा के कारण ही, विंड एक्शन के कारण ही दो पत्थर आपस में टकरा गया, दो पत्थर के टूटने से छोटे छोटे पत्थर बन रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ एट्रिशन। देन वी हैव डिफ्लेशन, द रिमूवल ऑफ लूज पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्राउंड इज टर्म एज डिफ्लेशन। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये यहां से मान लीजिए अभी आपको छोटे छोटे पार्टिकल यहां पर दिख रहे हैं, हवा आएगी तो ये वाला एरिया साफ हो जाएगा, हवा जब आएगी तो ये वाला साफ हो जाएगा, ये हो सकता है कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। तो तीन तरीके का हो सकता है, अब्रेजन हो सकता है, एट्रिशन हो सकता है, और आपका डिफ्लेशन हो सकता है, विंड एक्शन जो है। 2018 की एचएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन वी हैव द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर, 2018, बहुत इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर यही मैंने बताया गया है, 6.4 डिग्री थे या 6.5 डिग्री सेल्सियस per 1000 मीटर। द एवरेज ऑफ द ट्रोपोस्फियर जनरली डिक्रीज एज एल्टीट्यूड इंक्रीज। हाँ, आपको पता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन वी हैव 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन। चलो इस लास्ट क्वेश्चन को आज के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि 2019 की शुरुआत हम कल से ही करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, हो सकता है आपने देख भी लिया हो, तो उसको हम कल अच्छे से करेंगे। फिर 2019 का के क्वेश्चन पेपर एचएस और यूपीएससी के हम कल करेंगे। और 2019 की बात करें तो उतने क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे गए थे, और एचएस में मैंने पहले आपको बता दिया कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में से आए हुए हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं ये संख्या और कल की संख्या बराबर रहती है कि चेंज होती है, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, है ना? और एक चीज मैं आपको कही थी कि किस तरीके से प्रोसीड होंगे, वो मैंने आपको बता दी है कि आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए फीस रखी गई है, और फीस है आपके लिए जो क्लास स्टूडेंट है 5000, और बाकियों के लिए 3000, जो बाकी कोर्स से अलग से आते हैं। और एक चीज मैं बात रात को भी बता चुका हूं आप लोगों को। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक वाला क्वेश्चन, ठीक है, वहां पर बात करते हैं। और ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो। लैग हो गया था, है ना? चलो ठीक है, कहाँ गया वो क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें क्या कहा गया कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर्स। तो ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो चेंज होंगी। जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, क्योंकि जो टिल्टेशन है। अब देखिए, ये आपको अर्थ दिख रही है, ये आपको कुछ टिल्टेड दिखाई दे रही है ना? कुछ टिल्टेड दिखाई दे रही है, ऐसे करके दिखाई दे रही है। तो ऐसे करके अगर लाइन आप खींचेंगे, ये आपकी लाइन होगी, डायरेक्टली लाइन ये हो गई ना, ये नीचे की ओर लाइन ये हो गई। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल हो गया। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, और ये मैग्नेटिक, सॉरी, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और ये आपका जोग्राफिकल साउथ पोल हो गया। और ये इस तरीके से घूम रही है, ये साथ साथ में इस तरीके से घूम रही है। जब ये घूम रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है? आयरन से एक एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। और फ्री क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये इससे जो इलेक्ट्रॉन थे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से फ्री हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है। हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही यहाँ पर अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई है, वैसे ही यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है। आप लॉ देखिए था एक कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे देखा जाता है। मान लीजिए कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। अगर इस तरीके से घूम रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, वहां पर भी नहीं जाना है। सिंपली कहने का मतलब यह है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफरेंट है, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये डिफरेंट है। ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। अब ये यहां पर ये कह रहा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है ये चेंज हो रही है।
जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो तो सेम ही है, वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक जो लाइंस है ये चेंज हो रही है ओवर द 1000 ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। यानी कि ये जो एंगल है ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो ये जो लाइंस हैं ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिवर्स हो जाएगी, ये वाली लाइन जो है ये रिवर्स हो जाएंगी। अभी तो यहां से ऐसे दिख रही है ना आपको, ऐसी दिख रही है, ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, यहां से भी ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, यहां से नीचे की ओर आ रही है। रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि यहां से कुछ लाइंस जा रही हैं ऐसी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरीके से जाती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स ये क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएंगी। और जब ये रिवर्सल होता है तो उस टाइम में आपकी सारी की सारी चीजें ठप हो जाती हैं। एक हो सकता है उस महामारी भी ऐसी आ जाती हैं, क्योंकि जब ये रिवर्स हो जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज रिवर्स हो रही है तो वो वीक भी हो जाएगी। वीक हो जाएगी जो सन से जो रेज आ रही हैं उनका हमारे ऊपर ज्यादा असर होगा, जो अभी तक नहीं हो रहा था। जो रेज वहां से आ रही हैं, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेज ही आ रही हैं, तो वो ज्यादा पड़ेंगी, तो हमारे लिए हानिकारक होगी। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया था, ठीक है, ये कार्बन वाला तो आई थिंक क्लियर होगा कि उस वक्त तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये वाली स्टेटमेंट फिर से देखते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्ट एज वन अर्थ एज वन बिग मैग्नेट। तो ये बहुत ही बड़े मैग्नेट की तरह काम करता है, और जब भी आप कोई बाहर मैग्नेट रखते हैं तो वो कैसा करता है, नॉर्थ की तरफ शो करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर क्या है, साउथ है। अगर हम अर्थ को एज ए मैग्नेट की तरह लें तो उसके ऊपर वाले सिरे में साउथ पोल है, यानी कि ये क्या हो गया, मैग्नेटिक साउथ पोल है। नीचे वाला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। इसीलिए ही आपकी जो मैग्नेट वार है, वार मैग्नेट है, वो कैसा करता है शो, साउथ पोल शो करता है। क्योंकि नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम आपस में रिपील करेंगे, नहीं तो आपका साउथ पोल शो हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है थोड़ा बहुत दिनेश? ओके, चलिए तो आपसे मिलते हैं कल, पढ़ करके आइएगा कल भी। 2019 से क्वेश्चन पेपर कल सॉल्व करेंगे, और जिसको लगता है कि कोर्स कंटिन्यू रखना है वो रख सकते हैं। जिनका ऐसी इच्छा है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो जबरदस्ती तो हम नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हमसे नहीं होगा। और एक टीचर का काम यही होता है, कल भी हम इंटरव्यू देख रहे थे, आई थिंक एनवी सर का ही देख रहे थे, कि पढ़ाई तो वही है जब आप एक एवरेज स्टूडेंट से कुछ एक चीजें निकाल रहे हैं। क्योंकि टॉपर्स तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनमें वो कैलिबर होता है। टॉपर्स को टॉपर बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक एवरेज को टॉपर बनाना वो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं चाहता हूं कि कोई एवरेज भी है, जिसको नहीं भी आ रहा है, तो वो उस चीज को करें। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी जब आप शुरुआत करेंगे। लेकिन जब आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आपके सामने दिक्कतों का पहाड़ होगा। आप सोचेंगे कि हमसे नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, मीडियम हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, घर वाले तैयार नहीं होंगे, हम इतना बड़ा एग्जाम नहीं कर पाएंगे, मेंस नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जब आपने ये सोच लिया नहीं होगा, जब सोच लिया है कि होगा, तो आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई होती चली जाएंगी खुद ब खुद। ठीक है, हाँ टाइमिंग तो सुबह की यही है, 6:30 बजे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं फिर कल, अगर किसी की डाउट्स नहीं है तो। 5,000 हो नहीं, 5,000 नहीं है, 500 बोला है मैंने, है ना। हाँ, शाम को मिलते हैं पॉलिटी की क्लास में। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप सभी से शाम को। ओके।